नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे और इसके पहले हमने मौर्य काल पर एक वीडियो डाला था, लगभग एक घंटे का था। उसमें हमने मौर्य काल को डिस्कस किया था। आइए चलते हैं मौर्योत्तर काल की तरफ में। देखिए, मौर्योत्तर काल कहने का अर्थ है कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद में जो लोग आए जिन्होंने शासन किया उसको मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं मौर्योत्तर काल के तरफ। तो ये जो है शुरू होता है मध्य इस मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में दो कुनबा है मौर्योत्तर काल में। एक है इधर मध्य एशिया से जो विदेशी आक्रमण हुआ वो, जिसमें से हिंद थे, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण थे। और दूसरा है शुंग, कनव, आंध्र, शतवाहन और वाकाटक। तो ये शुंग और कनव जो है ये तो पाटलिपुत्रा में ही थे। मतलब जब पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी बृहद्रथ की, तो उसके बाद में शुंग वंश आया अस्तित्व में और उसके बाद में वासुदेव ने कनव वंश की स्थापना की शुंग के पतन के बाद में। तो ये दोनों जो वंश है वो पाटलिपुत्रा में ही रह गया। आंध्र शतवाहन जो है ये जो है साउथ में अमरावती और फिर प्रतिष्ठान, और ये वाकाटक उस साइड में ही चले गए। तो ये दो तरह के जो है लोग हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में सामने आते हैं। तो दोनों को देखेंगे। पहले इनसे जुड़े हुए जो स्रोत हैं पहले उनको देखते हैं। दो पार्ट में इसको देखेंगे हम लोग स्रोत को। तो शुरू में जो स्रोत है वो है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में है, पुष्यमित्र शुंग का जिक्र है इसमें। ललित विस्तर और मंजूश्री मूलकल्प, ये 3 ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ, जिससे मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलता है। फिर है मिलिंद पहनो, नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो डिस्कशन होता है। देखिए, मिनांडर जो है वो यूनानी है और यहाँ पर अटैक किया है, और नागसेन जो है उससे उसका भिड़ंत हो जाता है। तो मिनांडर समझना चाहता है कि यहाँ का जो दर्शन है और वहाँ का जो दर्शन है यूनान का, उसमें क्या डिफरेंस है, और दोनों में किससे जो है भारत के अंदर में शासन होना चाहिए। तो बाद में जो है मिनांडर नाम है इसका, बाद में इसको मिलिंद बोलते हैं, नाम इसका परिवर्तन हो जाता है और ये बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है नागसेन के द्वारा। तो ये जो मिलिंद पन्हो है वो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो चर्चा हुई है उसके बारे में है। गार्गी संहिता ज्योतिष और यवन आक्रमण पे लिखा गया जो है ग्रंथ है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है और ये भी यवन आक्रमण पर लिखा गया ग्रंथ है। मतलब उस वक्त जो भी चेंजेज हो रहा था, से सोशल चेंजेज, उसके बारे में इसमें जिक्र है। मालविका अग्निमित्र जो है वो शुंग वंशीय जो है अग्निमित्र की कहानी है, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। देखिए, मालविका अग्निमित्र में जो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र और उसकी जो प्रेमिका है मालविका, वो दोनों का जो है कहानी है। ये कालिदास के द्वारा में रचित है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था ये रचना। थेरावली ये जो है पुष्यमित्र का ही टाइम का है। मेरुतुंग इसके रचनाकार हैं। अयोध्या लेख ये पुष्यमित्र का राजपाल जो है धनदेव अभिलेख भी इसको बोलते हैं। तो धनदेव के द्वारा ये जो है लेख तैयार किया गया था। बेसनगर का देखेंगे अगर हम लोग, तो बेसनगर का अभिलेख जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा जो है अभिलेखित था। और ये भी जो है बाद में जो हेलियोडोरस है इसने बाद में जो है वैष्णव धर्म अपना लिया था, कृष्ण से काफ़ी प्रभावित था। तो इसने जो है बेसनगर में एक अभिलेख जो है उसका रचना करवाया। अब आगे चलते हैं, कुछ और जो उस समय के जुड़े हुए विद्वान थे उस समय से, उनके बारे में अगर चलते हैं तो यहाँ पर नेचुरल हिस्टोरिका आता है।
ये प्लिनी के द्वारा रचित है और इसमें जो संगम कालीन जो राजवंश थे, जैसे चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, इनके साथ में जो रोम का जो व्यापार हो रहा है उसकी चर्चा है। और प्लिनी जो है आंसू बहाता है, रोम के साथ में व्यापार होता है, भारत से मसाला और चीज़ें जो है निर्यात की जाती है और वहाँ से जो है सोना आता है, तो इस पे प्लिनी जो है आंसू बहाता है। ये नेचुरल हिस्टोरिका में ये इसका जिक्र है। ये 77 ईस्वी में लिखा गया था और इस टाइम भारत में ऊपर में शकों का शासन था, कनिष्क का। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, देखिए इसके बारे में कोई राइटर का पता नहीं है। और ये व्यापारिक गतिविधि जो भी उस टाइम हो रहा था उसके जगहों के बारे में और उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें जिक्र है, उल्लेख है। ज्योग्राफी जो है टॉलमी के द्वारा रचित है। इसमें भारत का भी व्यापक तौर पे जो है जिक्र है। नानागाटा विलेख ये सातकर्णी प्रथम का है, नागानिका रानी के द्वारा लिखा गया अभिलेख। नानाघाटा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्योत्तर काल के बारे में जानने के लिए। नासिक अभिलेख, देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट, नानाघाटा अभिलेख तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा अभिलेख जो इम्पोर्टेंट है वह है नासिक अभिलेख। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ये जो है इसके द्वारा अभिलेखित करवाया गया था नासिक में, महाराष्ट्र में। जूनागढ़ अभिलेख ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है मौर्य से लेके और स्कंदगुप्त तक का शासकों का नाम है। और एक शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखित है। ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख और शायद पहला भी, ठीक है, तो प्रथम अभिलेख है संस्कृत में। अब उस वक्त के सिक्के मिले हैं जिनसे मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है और सिक्कों पर जो नाम है और जो तिथियां हैं उनसे। अब विदेशी आक्रमण हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ उस वक्त, देखिए उससे पहले भी बहुत आक्रमण हुआ है, उस वक्त का बताया जा रहा है मौर्य के बाद में, वो हुआ हिंद यवन का, ठीक है। तो इंडो ग्रीक का आक्रमण हो रहा है। बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र है कि यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। सबसे पहले हिंद यवन आक्रमणकारी हैं डेमेट्रियस प्रथम, ये जो है 220 से 175 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करता है और कुछ एक बड़े प्रांत को नॉर्थ वेस्ट में जीत लेता है। इसका जो राजधानी था वो शाकल था, जो तक्षशिला के आसपास का एरिया है। और खरोष्टी लिपि का सिक्का जो है, यूनानी खरोष्टी लिपि का सिक्का इसने चलाया था। किसने? डेमेट्रियस ने। इसी समय जो है यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। यूक्रेटाइड्स भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भाग जीतकर तक्षशिला में अपना राजधानी बनाया। कौन? यूक्रेटाइड्स। तो डेमेट्रियस को कौन हराया? एक तरह से बोल सकते हैं कि यूक्रेटाइड्स जो है उसको पद से विस्थापित कर दिया। अब आगे चलते हैं, यवन को देखते हैं। यवन को हम लोग दो भाग में बांट के देखेंगे। एक तो हो गया डेमेट्रियस का यवन वाला राज, और एक हो गया यूक्रेटाइड्स का यवन वाला राज। तो जो डेमेट्रियस का जो यवन वाला राज है उसका राजधानी जो है साकल है, सियालकोट। इसका सबसे प्रतापी राजा जो है मिनांडर था और 165 से 145 ईसा पूर्व जो है मिनांडर राज कर रहा था। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन के द्वारा जो रचित है पाली भाषा में, ये जानकारी वहाँ से मिलता है। और डेमेट्रियस का ही खानदान का मिनांडर हुआ। कौसाम्बी रेह के एक अभिलेख से भी प्रमाण मिलता है। पेरिपल्स में भड़ौच में सिक्के का जिक्र भी यहाँ से मिलता है। तो ये डेमेट्रियस का वंश है और इसी वंश में कौन आता है? महान शासक मिनांडर। अब है यूक्रेटाइड्स, डेमेट्रियस को के राज्य को कुछ भाग को जीत लेता है ये, तो इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। इसका सियालकोट था, अभी जो सियालकोट पाकिस्तान में है, शाकल बोलते हैं। और इसका जो है यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो था एंटियालकिड्स। ये सब सारे लोग जो हैं यवन हैं। यवन मतलब यूनानी हैं, बाहर के लोग हैं।
एंटियालकिड्स जो है वो जो है उसका एक राजदूत है हेलियोडोरस, जो शुंग शासक भागभद्र के पास में आता है और वैष्णव धर्म अपनाता है और विदिशा में गरुड़ स्तंभ वासुदेव को समर्पित करता है। तो ये जो हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस किसका राजदूत है? एंटियालकिड्स का। तो ये हमको याद रखना है, ये यूक्रेटाइड वंश से था, हिंदी यूनानी ये लोग थे। तो ये कुछ जानकारी है। इसके बाद में यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या हुआ, एंटियालकिड्स या मीनांडर के संपर्क में आने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीयों ने इनसे 7 दिन का विभाजन सीखा, नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला सीखी। हालांकि बोला जाता है कि भारत से ही गया था बहुत पहले उधर, फिर उधर से है भारत में आया। मेगास्थनीज वगैरह भी तो भारत में आया ना पहले, वो भी तो यूनानी था मेगास्थनीज, भले ही सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहा हो, लेकिन था तो यूनानी ही था। तो सिकंदर का जो है बाद सिकंदर का ही दूत था, या फिर बोल सकते हैं कि सिकंदर का ही सेनापति था सेल्यूकस। तो नक्षत्र देखकर भविष्य बताने की कला, ज्योतिष गार्गी संहिता मिलता है जानकारी इसका। सिक्के बनाने की कला, कॉइन्स जो मेकिंग है उसका। हॉलिनिस्टिक कला का जन्म, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधार शैली का जो बोलता है जन्म, हॉलिनिस्टिक कला का जन्म ये हुआ। नाटक में पर्दा का जो है, पर्दा प्रथा का जो है शुरुआत हुआ। यूनानियों ने बौद्ध, भागवत धर्म, तपस्या, योग की क्रियाएं वगैरह जो है इनसे सीखी। शक आक्रमण, अब देखिए शक आक्रमण, यूनानियों के बाद जो है शक का हमला हुआ है और इसमें 5 शाखाएं हैं इनकी। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो तक्षशिला के शक हैं, मथुरा के शक हैं, नासिक के शक हैं, उज्जैन के शक हैं और मालवा के शक हैं। तक्षशिला के जो शक हैं इसका जो है प्रथम शासक जो है माउस था, 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व तक ये रहा। और एजिलिसिस भी इसी वंश से ताल्लुकात रखता था। मथुरा के शक, इसका शासक था राजुल। शोडाश भी इसका शासक हुआ। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने इन लोगों को हराया और विक्रम संवत की स्थापना की। तो कब इनको हराया गया मथुरा के शकों को? 57 ईसा पूर्व, जो कि विक्रम संवत की स्थापना है। इसको कहीं कहीं 58 ईसा पूर्व भी बोलते हैं। नासिक के शक जो हैं भूमक और नहपान, यहाँ से इसका शुरुआत होता है। नहपान को जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी हराता है। सबसे प्रसिद्ध जो है नहपान है, ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक था, नासिक का शक था। 119 से 124 ईसा पूर्व गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित होता है नहपान। नहपान का जो दामाद है शातवाहन ऋषभदत्त था। इस पर एक मूवी भी है, साउथ इंडिया में बनाया है गौतमी पुत्र सातकर्णी पे। उसमें नहपान के साथ में जो युद्ध होता है उसको दिखाया गया है। नहपान की जो राजधानी है वो भड़ौच है, ठीक है। तो ये जानकारी जो है नासिक के शक के बारे में था। अब शक जो है उज्जैन में भी थे, तो आप देख लीजिए, सबसे ऊपर में तक्षशिला में है, उसके नीचे में मथुरा में है, उसके नीचे में उज्जैन में है और उसके नीचे में नासिक में है। और पश्चिम बॉर्डर पे जो है शकों का इस तरीके से वर्चस्व देखा जा सकता है। उज्जैन के जो शक हैं उनका जो सबसे पहला शासक है वो है चास्टन। लेकिन इसका जो सबसे प्रतापी शासक है जिसके नाम पे जूनागढ़ अभिलेख है जिसके द्वारा बनाया गया, वो है रुद्रदामन। देखिए इन्होंने जो है संस्कृत में अपना लिया नाम अपना, यानी कि ये जो है भारतीय जो संस्कृति है उसके भाग हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, वैष्णव हो गए, ठीक है। और शैवाइत वगैरह भी बहुत सारे लोगों ने अपनाया था। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का है इनका, ठीक है। तो ये शक और मालवा के जो शक हैं, उज्जैन और मालवा के शक। राजपाल जो है इनका सुविशाख सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यभूति करवाया था, या पुष्यगुप्त भी बोलते हैं उसको, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब इसका जो पुनः जो है पुनर्निर्माण करवाया किसने? सुविशाख ने
जो रुद्रदामन का सेनापति था, राजपाल था। रुद्र सिंह तृतीय का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा हत्या, यानी कि विक्रमादित्य फिर ये पैदा हो गया। देखिए, जो भी शक को हराएगा वो विक्रमादित्य कहलाएगा। तो रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय हरा रहा है, तो विक्रमादित्य का उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय भी फिर ले लेता है, और इनका समूल जो है शकों का उस समय के बाद में नाश हो जाता है उज्जैन और मालवा के क्षेत्र में, और वहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना होती है। ये रहा शकों के बारे में 5 जो शक हैं उनके बारे में जानकारी। आगे चलते हैं। अब शक के बाद में पहलव आए, पहलव, ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। ये लोग ईरान के थे। पहलव कहाँ के थे? ईरान के थे। और इनका संस्थापक जो था मिथ्रेडेट्स प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। सबसे प्रतापी जो शासक था वो गोंडोफर्निस था। इनकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। देख लीजिए, एंटियोलकिड्स को हटा के और यहाँ पे पहलव आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। गोंडोफर्निस के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट थॉमस किसके राज दरबार में आया था? तो गोंडोफर्निस के राज दरबार में। और तमिलनाडु में जाता है ये, इसकी हत्या कर दी जाती है सेंट थॉमस की। अब शक पहलव कुषाण आए, तो कुषाण आ गए भाई। चीन के यूची जनजाति हैं ये, और पड़ोसी कबीले हिंगनू द्वारा निर्वासित कर दिए गए हैं, यानी कि भगा दिए गए हैं। ये कहाँ के थे? चीन के। कौन सी जनजाति थी? यूची जनजाति। अच्छा, कुषाणों का जो है बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। उनकी कला की जो होलोनिस्टिक पद्धति थी उसको भी आगे आएगा। तो अब हिंगनू का जो कबीला था वो उनको भगा दिया वहाँ से, ये यूची जनजाति को मार के, तो इधर आ गए। अब कनिष्ठ यूची जो हैं तिब्बत में रह गए, और ज्येष्ठ यूची जो हैं यानी कि बड़े वाले जो यूची सरदार लोग थे वो सब बैक्टीरिया पार्थिया में आ गए, अफ़गानिस्तान साइड में। अब आगे चलिए, इनके साथ फिर क्या हुआ। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस का सफल अभियान हुआ, और यही कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। केवल तांबा का सिक्का चलाया गया इस समय, जो है किसका सिक्का चला? तांबा का, कुजुल कटफिसेस के समय में। अब विम कटफिसेस आता है, इससे जुड़ा हुआ 2-3 तथ्य है। ये इसका पुत्र है। कुजुल कटफिसेस के बाद में गद्दी पर बैठा चीनी ग्रंथ हाउ हन सू तिएनचू, विजय गाथा है इसका। क्या नाम है उसका? चीनी ग्रंथ हाउ हन सू तिएनचू। कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है यही है, विम कटफिसेस। और इसके सिक्के पे पूछता है किसकी किसकी जो है प्रतिकृति है, चित्र है, तो वो है शिव नंदी बैल त्रिशूल, यानी कि ये शैव धर्मी था। सोना चांदी सोना तांबा का सिक्का मिला है। और लिपि जो है, चूँकि पश्चिमोत्तर भारत है तो वहाँ पर जो है खरोष्टी का प्रमाण ज़्यादा है, और फिर यूनानी चलेगा। तो खरोष्टी और यूनानी, क्योंकि इनके पहले यूनानी वहाँ पर रहा है प्रभाव, तो इसीलिए लिपि कौन सी है? यूनानी और खरोष्टी। सिक्का जो है शिव नंदी बैल और त्रिशूल है, यानी कि शैव धर्मी है विम कटफिसेस जी। अब आइए, इनके और एक पुत्र आ गए जो कि बौद्धिस्ट हो जाएंगे। यह है कनिष्क। इनका राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर था, और मथुरा भी कहा जाता है कि एक इनका राजधानी रहा। चीन से युद्ध, पांचाऊ जो है इनको से युद्ध हुआ। पहले हार गए फिर जीत गए, ऐसा कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति इनके समय में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। यहीं पे जो है हीनयान और महायान का विभाजन हो गया। तो पूछता है कि हीनयान और महायान का विभाजन बौद्ध धर्म का कब हुआ? तो ये हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति में, कुंडलवन कश्मीर में। देखिए, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगीर में, अजातशत्रु के समय में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वो हुआ कालाशोक के समय में, वैशाली में। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वो हुआ अशोक के समय में, पाटलिपुत्रा में। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ वो कुंडलवन में हुआ,
कनिष्क के समय में। अब गांधार शैली के बारे में आइए। नई शैली है, यूनानी देवता जो है अपोलो की नकल है। मथुरा कला शैली लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बौद्ध हिंदू जैन जो है मूर्ति है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्माण का श्रेय जो है पेशावर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला जो है टावर का निर्माण किया गया। शंघाराम चैत्य। वास्तुकार कौन थे? अगिलस। वास्तुकार कौन है इसके? अगिलस हैं। तो यह है मथुरा कला शैली, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। मथुरा कला शैली में ही बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण होता है। और शंघाराम चैत्य है, इसका वास्तुकार थे अगिलस। सिल्क मार्ग पर अधिकार हो जाता है इनका, कनिष्क का। और चीन रोम सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कर लेते हैं ये, जो कि कैस्पियन सागर मार्ग, रोम सागर तट और भारत से लाल सागर तक जुड़ा हुआ है। तो इतना ये 3 मार्ग था, कैस्पियन सागर मार्ग, रोम सागर और भारत से लाल सागर। ये तीनों पर जो है कनिष्क जी का कब्जा हो जाता है। आगे चलते हैं। सिक्का जो मिला है वो कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए 124 ग्रेन के, और सर्वाधिक तांबा का भी सिक्का इनके समय में ही मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं तो विद्वानों को आश्रय दिए हैं पासर व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन पुरोहित और संरक्षक चरक। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है कुछ नाम है। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। नागार्जुन जो है शून्यवाद के जनक। पुरोहित, संरक्ष और चरक जो हैं वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो इस समय ही ये लोग हुए और इनको राजाश्रय मिला। अब आगे चलते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये पार्थियाई थे, इनका जो है हम लोगों ने अभी देखा। संस्थापक थे मिथ्रेडेट्स, और इसमें जो है मेन गोंडोफर्निस और फिर कुषाण स्टार्ट हो जाता है, कटफिसेस वाला, और यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग आगे, कनिष्क के उत्तराधिकारी। तो कनिष्क को हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि किस तरीके से कनिष्क आ रहे हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी जो हैं वासिष्क हुए, कनिष्क के पुत्र थे। हुविस्क हुए। देखिए, हुविस्क जो हैं वो शिव और विष्णु दोनों के उपासक थे, और चतुर्भुजी विष्णु सिक्का जो है चलाया है किसने? हुविस्क ने। वासुदेव हुए, ये शिव के उपासक थे। इनके उत्तरवर्ती जो वासुदेव के उत्तरवर्ती शासक थे बहुत ही कमज़ोर हो गए, तो इनका जो वंश है वो सिकुड़ता चला गया। ईरान में शशानियन वंश की नागभार वंश का उदय, ये है कुषाण का पतन का मुख्य कारण है। क्या है? शशानियन वंश का उदय ईरान में। कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबा सिक्का जारी किया। तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट है कि कुषाणों ने कौन कौन से 2 सिक्के जारी किए, तो स्वर्ण और तांबा का सिक्का। मौर्योत्तरकालीन जो भारतीय राजवंश है वो हम लोग देखेंगे, तो इसमें है शुंग वंश। शुंग जो है उज्जैन निवासी थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो शुंग वंश जो है वो आता है नॉर्थर्न इंडिया में, और पुष्यमित्र शुंग जो है वृहद्रथ का जो है सेनापति है, और उसका हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है 185 से 149 ईसा पूर्व रहता है, और राजधानी इसका पाटलिपुत्र है। तो शुंग और कनौ दोनों का राजधानी पाटलिपुत्र में ही है, और गुप्त का भी। इसके विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? अयोध्या के अभिलेख से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजपाल धनदेव द्वारा निर्मित है। ये यूपीएससी में पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि धनदेव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो अयोध्या से। और किसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है?
तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो 185 से 149 ईसा पूर्व में शासक है। अभिलेख में शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है। 2 अश्वमेध यज्ञ। पुरोहित इसके कौन है? पतंजलि, जो योग दर्शन के जो हैं सूत्रधारक हैं, विद्वान हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध का उत्पीड़क बताया गया है, लेकिन सांची के काष्ठ वेदिका, लेकिन सांची जो स्तूप है उसमें काष्ठ वेदिका, जो लकड़ी का बना हुआ था वेदिका, उसके जगह पे पाषाण वेदिका का निर्माण जो है इसी ने करवाया है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण भी इस बात का खंडन करता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्धों का उत्पीड़क था। इस बात का खंडन करता है ये दोनों जो है साक्ष्य। कौन कौन सा? सांची स्तूप में काष्ठ वेदिका के जगह पाषाण वेदिका और भरहुत स्तूप का निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है सांची स्तूप, तो जिला इसका जो है विदिशा है, रायसेन। और एक विशाल और 2 छोटे स्तूप हैं यहाँ पे सांची में। प्रथम में बुद्ध, द्वितीय में धर्म प्रचारक और तीसरे में सारिपुत्र एवं महामोदगलायन का धातु अवशेष जो है संरक्षित है, यानी कि कंजर्व किया गया है। क्या क्या है यहाँ पे? प्रथम में जो है बुद्ध है, द्वितीय में धर्म प्रचारक, तो द्वितीय में धर्म प्रचारक, तीसरे में सारिपुत्र, जो सारिपुत्र जो थे वो सारिपुत्र जो थे वो शिष्य थे, एवं महामोदगलायन, ये लोगों का जो है धातु का अवशेष संरक्षित है। गुरु और शिष्य ऐसे दोनों सारिपुत्र को कहा जाता है, पहले गुरु शिष्य फिर बाद में। आगे चलते हैं, भरहुत स्तूप को देखते हैं। ये सतना में है। ठीक है, सतना जिला है मध्य प्रदेश का। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। भारतीय पुरातत्विक जो विभाग है उसके संस्थापक थे ये कनिंघम साहब। इसका निर्माण जो है भरहुत स्तूप का जो निर्माण है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अग्निमित्र, वसुमित्र, अजमित्र, नागभद्र, भवभूति का यहाँ पे जिक्र है। किसका किसका जिक्र है? अग्निमित्र, वसुमित्र, अजमित्र, नागभद्र और भवभूति का जिक्र है। नागभद्र के समय में यवन शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा था। तो हेलियोडोरस के बारे में हम लोग पढ़े पहले कि हेलियोडोरस जो आता है और बेसनगर अभिलेख जो है बनवाता है और वैष्णव धर्म का उपासक है। भागभद्र के समय में आता है, ये नागभद्र नहीं है, ये भागभद्र होगा। भवभूति की हत्या कर देता है वसुदेव, और वासुदेव जो है कन्नौ वंश का जो है स्थापना करता है। ये शुंग का जो है यहाँ पे पतन हो जाता है। अब जो है कन्नौ की तरफ चलते हैं हम लोग। कन्नौ जो है वासुदेव ने स्थापना की इसकी, और ये 75 ईसा पूर्व जो है अस्तित्व में आया वंश। 30 ईसा पूर्व तक है कन्नौ का शासन। वासुदेव, भूमिमित्र, रायन और सुशर्मन, ये सुशर्मन जो है लास्ट शासक। सुशर्मन की हत्या हो गया है और सीमुक आया है साउथ से, और इसने जो है आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाल दी है, और आंध्र सातवाहन वंश का यहाँ पर अस्तित्व आ गया है। तो यहाँ पर जो है कन्नौ का ना कोई खास योगदान है ना कुछ है, मतलब देख लीजिए 30 और 30, 30 40 70 और 5 45 साल का शासन है ये। इनका कुछ खास मतलब कन्नौ का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए इनका जो है इनके बारे में कम जानकारी है। आइए आगे चलते हैं। आंध्र सातवाहन वंश, ये जो है 30 ईसा पूर्व में आया और 250 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये लेकिन साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों के बीच में महाराष्ट्र में जो है एकदम रहा, न बहुत ज़्यादा साउथ न बहुत ज़्यादा नॉर्थ। इसका राजधानी जो है शुरू में अमरावती था, बाद में प्रतिष्ठान हो गया। मतलब इसका राजधानी को तो प्रतिष्ठान ही बोलेंगे। संस्थापक जो था सीमुक था। पुराणों में आंध्र, वहीं अभिलेखों में जो है सातवाहन कहा गया है। आंध्र पे कहा गया है पुराण में और अभिलेख में सातवाहन। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम जो है इसने 2 अश्वमेध करवाया है और राजसूय यज्ञ भी करवाया है। देख लीजिए, जो 2 अश्वमेध इससे पहले करवाया वो था पुष्यमित्र शुंग, और उसके बाद में 2 अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है सातकर्णी प्रथम, और ये राजसूय यज्ञ भी करवा रहा है। नागानिका अभिलेख जो है सातकर्णी प्रथम से जुड़ा हुआ है। नानाघाट अभिलेख जिसको बोलते हैं। ब्राह्मण बौद्धों का भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है नानागढ़ अभिलेख।
तो इसीलिए जो है महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और बौद्ध का भूमि अनुदान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भूमि अनुदान का पहला साक्ष्य मिल रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य सातकर्णी प्रथम के समय में, नानाघाट अभिलेख में। हाल जो है एक शासक था, ठीक है, सातकर्णी प्रथम का संभवतः पुत्र है। और ये क्या हुआ कि इसका जो है अपने पत्नी के साथ में कुछ चल रहा था, तो इसकी पत्नी जो है पढ़ी लिखी थी, मतलब लिखना पढ़ना जानती थी, तो वो इसको जो है स्टिमुलेट की कि भाई तुम भी कुछ पढ़ो लिखो। तो उसके द्वारा जो है इंस्पायर होने पे ये पढ़ना लिखना स्टार्ट किया और इसने जो है गाथा सप्तशती की रचना की। किसने? हाल ने। और अपनी प्रेम कथा का वर्णन जो है किया। इसका जो है टाइम में बृहद कथा कोश गुन्नाढ्य के द्वारा और कातंत्र संस्कृत में सर्ववर्मन के द्वारा लिखा गया था। तो पूछता है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना थी? तो हाल की रचना थी। अब चलते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, और शकों को हराया था। ये जो है 106 से 130 ईस्वी में शासन किया। सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी माता का नाम जो है बलश्री था, ठीक है, इसलिए कहीं बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी भी लिखा मिलता है। बलश्री का जो जिक्र है नासिक अभिलेख में है। इसने शक शासक नहपान को हराया था, इसका भी जिक्र है नासिक अभिलेख में। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी इसका जो है बेटा था और 130 से 154 ईस्वी तक शासक किया। और ये जो है रुद्रदामन द्वारा 2 बार पराजित हुआ, मतलब शक शासक जो है रुद्रदामन, उसने इसको हराया। देखिए यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी शक शासक हरा रहा है नहपान को, लेकिन नहपान का ही खानदान का रुद्रदामन जो है इसको हरा दे रहा है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को। तो ये कुछ स्टोरी है उस समय का, सातवाहन और शकों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रहा है उसका। अब अगला शासक जो है शिव श्री सातकर्णी है, 154 से 165 ईस्वी, यानी कि 11 वर्ष लगभग रह रहा है। ये पुलवामी का भाई था, रुद्रदामन का दामाद भी था। दोनों के बीच में अब देखिए कि शादी वैवाहिक संबंध स्थापित हो जा रहा है। यज्ञ श्री अगर सातकर्णी के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये जो है शासक, इसके सिक्कों का पर जो है जलयान अंकित है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके समय में जो है काफ़ी नेवियल का जो है डेवलपमेंट हुआ, जो जलयान वगैरह उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका सेना का डेवलपमेंट हुआ। किसके समय में? यज्ञ श्री सातकर्णी के समय में। इसके बाद जो है आभीर महाराष्ट्र, कदम, मैसूर, इक्ष्वाकु, आंध्र, पल्लव, दक्षिण पूर्व और वाकाटक, विदर्भ इत्यादि जो हैं छोटे छोटे राजवंश जो है शक्तिशाली हो गए। कौन कौन से? आभीर महाराष्ट्र, कदम, मैसूर, इक्ष्वाकु, आंध्र, पल्लव, दक्षिण पूर्व, वाकाटक, विदर्भ, ये सब जो राज्य हैं याज्ञ श्री सातकर्णी के बाद में, या फिर बोल सकते हैं कि सातवाहन के जो है कमज़ोर होने पे ये लोग मजबूत हो गए। अब आभीर वंश के बारे में अगर देखते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं वो ईश्वर सेन है। 248 से 249 ईस्वी में कलचुरी चेदी वंश चेदी संबत की स्थापना हुई है। प्रमुख केंद्र है इसका नासिक। इसके वक्त में जो है बता रहा है कि चेदी संबत की जो है स्थापना हुई है, कलचुरी चेदी संबत की 248 से 249 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे संबत जो है वो आप जानते हैं 58 ईसा पूर्व जो है वो विक्रम संबत, 78 ईस्वी में शक संबत। छेदी का देख लीजिए 248-49 में है, और इसके बाद 319 ईस्वी में जो है गुप्त संबत आता है। इक्ष्वाकु वंश जो है ये लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र के थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो माने आराध्य हैं हिंदुओं के, वो भी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। तो ये लोग जो है कृष्ण गुंटूर ये वंश है, तो ये कृष्ण गुंटूर क्षेत्र के राजा हुए। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। कि इनको इक्ष्वाकुओं को क्या श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। इसका जो है संस्थापक शांतमूल को माना जाता है। वीर पुरुष दत्त ये कौन थे? नागार्जुन कोंडा का प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाने वाले इक्ष्वाकु वंशीय थे। इनका नाम था वीर पुरुष दत्त। ये इन्होंने नागार्जुन कोंडा का प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कांची के पौलव ने इनके स्थान पर जो है कब्जा कर लिया। तो ये कांची जो है तमिलनाडु
वहाँ के जो पल्लव हैं उन्होंने जो है इक्ष्वाकु वंश का जो क्षेत्र था उस पर जो है शासन करना प्रारंभ कर दिया, इनको हरा। अब जो है चूटू सातकर्णी की तरफ हम लोग चलेंगे। 1 मिनट, किधर हो यार तुम? चूटू सातकर्णी इधर आओ यार। तो चूटू सातकर्णी वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आता है महाराष्ट्र के कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी ईस्वी में चूटू सातकर्णी वंश का शासक स्थापित हुआ। कदम्बों ने इनको हरा दिया। किसने हराया चूटू सातकर्णी को? कदम्बों ने। महाराष्ट्र के कुंतल प्रदेश के ऊपर में 3री सदी में चूटू सातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ। आगे चलते हैं। कलिंग का चेदी वंश। तो कलिंग का जो चेदी वंश है उसका संस्थापक जो है महामेधवाहन था। खारवेल जो है कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो मिलता है कलिंग से ही जुड़ा हुआ है। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख। महापद्मनंद द्वारा नहर खुदवाने का इसी में जिक्र है। जैन भिक्षुओं को ग्रामदान करने का इसमें प्रथम उल्लेख है। चोल चेरपांडे का भी जिक्र है इसमें। और भारतवर्ष का, देखिए पहला बार भारतवर्ष का नाम जो बोलते हैं हिस्टोरियंस कहाँ पे आया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये जैन जो धर्म है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि ज़्यादातर जो खारवेल रहे हैं वो जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। तो इनका संस्थापक कौन था कलिंग के चेदी वंश का? महामेधवाहन। ठीक है। वाकाटक जो है उसके तरफ में चलेंगे अभी हम लोग। तो वाकाटक जो है एक ब्राह्मण वंश था। कैसा था? कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश। और देखिए आंध्र सातवाहन कणव, आंध्र कणव या सातवाहन और फिर शुंग, ये सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश था कहा जाता है। ये जो सातवाहन थे वो और ये वाकाटक ये भी ब्राह्मण वंश थे। संस्थापक इनका जो है, इनका भी संस्थापक जो है विंध्य शक्ति रहा है। 255 से 275 ईस्वी, यानी कि लगभग 20 वर्ष तक इसने शासन किया। परवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी, इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो अगर पूछा जाएगा कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन था, अभी तक तो 2 ही सुन रहे थे। तो ये कौन था? प्रवरसेन प्रथम। रुद्रसेन द्वितीय जो है सेतुबंध की प्राकृत में रचना की इसने, रुद्रसेन द्वितीय ने। कौन से ग्रंथ की रचना की? सेतुबंध की। 385 से 390 ईस्वी, यानी कि 5 वर्ष का था। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 पर वाकाटक काल से संबंधित तो जो है रचनाएं पाई जाती हैं। गुफा संख्या कितना पर? 9 और 10 पर। किससे जुड़ा हुआ? वाकाटक वंश से जुड़ा हुआ पाया जाता है शिलालेख। अब जो है मौर्योत्तर कालीन संस्कृति कैसा था, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। प्रशासन जो है इसका, वो जो है प्रशासन कुषाण राजाओं द्वारा चीनी शासक के अनुरूप जो है चलाया जा रहा है। देवपुत्र शाहिसा अनुशाही जैसी उपाधियाँ, बड़ा बड़ा उपाधि, देवपुत्र शाहिसा अनुशाही का जो है उपाधि लिया जा रहा है मौर्योत्तर काल में। और मंदिर बनवाने का प्रथा जो है प्रारंभ हुआ है, देवकुल जिसको कहा गया है। बौद्ध ब्राह्मण को सातवाहन शासक जो है करमुक्त भूमि दे रहे हैं। नानाघाट अभिलेख में इसका जिक्र है। शकों द्वारा छत्र प्रणाली, ठीक है, छत्र प्रणाली और द्वैध शासन प्रणाली का जो है प्रचलन किया जा रहा है। कौन कौन सा प्रणाली? छत्र प्रणाली और द्वैध शासन प्रणाली का जो है शकों द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। भूमि देने का जो है, अब यहीं से जो है छोटे छोटे सामंत का उदय होगा। तो अगर पूछता है कि सामंतों का उदय के लिए जिम्मेवार कौन लोग थे, तो सातवाहन थे। यहाँ पे जो है क्लैरिटी होना चाहिए। और ये बहुत ही उम्दा जो है जानकारी है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस समय जो है मृदभांड भवन निर्माण और तकनीकी परिवर्तन क्या क्या हुआ। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि मृदभांड भवन निर्माण और तकनीकी परिवर्तन क्या क्या हुआ। तो पक्की ईंटों का फर्श जो है यहाँ पर मिलता है देखने के लिए।
टाइल्स खपड़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, और फर्श जो है छत बनाने के लिए खपड़ों का प्रयोग हो रहा है, टाइल्स का। लाल मृदभांड का प्रयोग एवं फुहार टोंटियों वाले पात्र की जो है शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो है ये महत्वपूर्ण है। पक्की ईंटों का फर्श, टाइल्स खपड़ों का प्रयोग, फर्श छत बनाने के लिए, लाल मृदभांड का प्रयोग, फुहार टोंटियों वाले पात्र की शुरुआत। सामाजिक दशा क्या था वो देखते हैं। ये देखिए, शिल्प जो है, शिल्प वाणिज्य में उन्नति का फ़ायदा शूद्रों को मिला। ठीक है, शिल्प और वाणिज्य का जो है विकास हो रहा है। निम्न क्षत्रिय वर्ग को जो है मान्यता मिल रही है बाहरी शासकों के लिए, और मनु द्वारा 60 वर्ण संकर का जिक्र है। देखिए यहाँ पर जो है पुष्यमित्र शुंग के समय में मनु स्मृति का रचना कहा जाता है, तो उसमें 60 वर्ण संकर का जिक्र मिल रहा है। हाइब्रिड मतलब प्रजाति का, जो मतलब वर्ण संकर मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करने वाले लोगों का वर्ण संकर बोलते हैं। साहित्य जो है उसका कुछ जानकारी लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ था, महाभाष्य पतंजलि, गाथा सप्तशती हाल हम लोगों ने देखा, ये जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के खानदान का। कामसूत्र जो है वात्स्यायन, मनुस्मृति जो है मनु, बुद्धचरित अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, ये जो है पटना के थे। कहाँ के थे अश्वघोष? पाटलिपुत्रा के। स्वप्नवास वदता भास के द्वारा लिखा हुआ था, ये जो है संस्कृत में था। बृहद कथा कोश जो था गुणाढ़ के द्वारा लिखा हुआ था। कातंत्र जो था सर्वब्रह्मण के द्वारा लिखा हुआ था। तो ये कुछ जो है साहित्य हैं उस वक्त के। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक दशा कैसा था? तो आर्थिक दृष्टि से भारत का ये स्वर्णकाल माना जाता है। शिल्प वाणिज्य श्रीका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भूमिदान की अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत किससे जुड़ी हुई है? तो भूमिदान से। और भूमिदान का पहला अभिलेख मिलता है अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट के अभिलेख में, सातकर्णी प्रथम के समय का। ठीक है, अब चलते हैं शिल्प। शिल्प जो है मौर्य पूर्व दीर्घ निकाय में 24 व्यवसायों का उल्लेख था। ठीक है, महावस्तु में 36 व्यवसाय का उल्लेख है। और मिलिंद पन्हों में जो है, मिलिंद पन्हों में जो कि नागसेन के द्वारा रचित है, इसमें 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं टोटल। तो ये डेवलपमेंट है जो है शिल्प का। श्रेणियों का समूह संकेंद्रन जो था ज़्यादातर मथुरा और पश्चिम दक्कन में था, गोवर्धन नामक नगर में। ठीक है, पश्चिम दक्कन में आप समझ सकते हैं कि जो विंध्य वाला नीचे का जो एरिया है वो पश्चिम साइड में होगा। 1 दर्जन स्वशासी नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कितना स्वशासी? स्वशासी मतलब खुद का शासन जो है उनका चलता था नगरों का। तो ऐसे कितने नगर जो हैं प्राप्त हुए हैं? तो 1 दर्जन। यहाँ का जो देखिए प्रमुख उद्योग था क्या क्या, उसको देखते हैं अगर हम, तो वस्त्र उद्योग था। मथुरा, चित्तौड़, उरायूर, अरिमेडू, यहाँ से वस्त्र उद्योग का प्रमाण मिला है। कहाँ कहाँ से? मथुरा, चित्तौड़, उरायूर और अरिकमेडू से। देखिए अरिकमेडू जो है साउथ में है, तमिलनाडु में। लौह इस्पात उद्योग जो है आंध्र, करीमनगर, तेलंगाना का जो है नालकोंडा, यहाँ से जो है लौह इस्पात उद्योग मिला है। इनका निर्यात जो है इथियोपियाई बंदरगाह को होता था। इथियोपिया समझ रहे हैं, जो अबिसिनिया, जो अफ्रीका का जो देश है। ठीक है, जिबूती उसके आगे का देश है, मतलब कोस्टल रीजन जो है जिबूती है उसका। इथियोपिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है अभी। सीसा उद्योग जो है वो है नलकोंडा जिले के एल्वेश्रम से मूर्तिकाएं, रोम की शीशे की वस्तुएं तक्षशिला एवं अफगानिस्तान से मिली हैं। तो सीसा उद्योग भी था, नलकोंडा से प्रमाण मिला है, एल्वेश्रम से मूर्तिकाएं मिली हैं, रोम का जो है शीशा की वस्तु मिला है, तक्षशिला एवं अफगानिस्तान से भी मिला है इसका प्रमाण। आगे चलते हैं हम लोग इसी से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य है उसके तरफ। हस्तिन दंत शिल्प उद्योग जो है विदिशा में इसकी एक श्रेणी थी। ठीक है, तो श्रेणी जो है समूह को बोला जाता है, व्यापारियों के समूह को। ये हस्ती दंत मतलब हाथी का दांत का शिल्प उद्योग था। सिक्का जो है इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाया। ये दो भाषा में था इंडो ग्रीक का, यूनानी और खरोष्टी में। स्वर्ण सिक्के जो हैं अस्टेटर कहे जाते थे। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? अस्टेटर।
क्या कहा जाता था? अस्टेटर। ठीक है, तो स्वर्ण सिक्के को अस्टेटर कहा जाता था। ये 133 ग्रेन वजन का होता था। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्का चलाया 124 ग्रेन का। ठीक है, तांबा का जो है सर्वाधिक सिक्का कुषाणों ने ही चलाया था। तो सर्वप्रथम कुषाणों ने किसका सिक्का चलाया शुद्ध सिक्का? तो स्वर्ण का 124 ग्रेन का। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाया। ठीक है, सीसा का सिक्का जो है सर्वप्रथम किसने चलवाया? सातवाहनों ने। एक क्वेश्चन आता भी है ये, सातवाहन से सीसा जुड़ा हुआ है। चांदा, तांबा और टीन का भी जो है सीसा इनके समय में मिलता है। तो अगर सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्का का पूछता है तो कुषाणों ने चलाया था। अब आगे आते हैं, इस पे चित्रांकन भी मिलता है, मछली, जहाज, शंख वगैरह का चित्रांकन शीशों पे। सोने का सिक्का जो है उसको निष्क या स्वर्ण पल बोला जाता था, स्वर्ण या पल। चांदी के सिक्के को जो है शतमान बोला जाता था। तांबे को जो है काकनी बोला जाता था। और कारसापन जो है, सभी धातुओं के सिक्के को जो है कारसापन बोला जाता था। तो फिर से देखते हैं, सोने का निष्क, चांदी का शतमान और तांबे का काकिणी। व्यापार का देखते हैं साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। तो रोम के शासक ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो सभी के साथ में जो है व्यापार था। रोम से 55 करोड़ सेस्टर्स की आय जो है होती थी इस समय में, मौर्योत्तर समय में। प्लिनी ने अपनी पुस्तिका नेचुरल हिस्टोरिका में जिक्र किया है और दुख व्यक्त किया है कि सारा सोना भारत जा रहा है। इसका हम लोगों ने पहले जिक्र किया है। मानसून की खोज जो है हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने 48 ईस्वी में की, जिसने व्यापार का दरवाज़ा खोल दिया। तो मानसून का जो है जिक्र हो रहा है। हिप्पालस नामक जो है ग्रीक नाविक, ग्रीक जो मतलब यूनान है, उसका नाविक ने किया 48 ईस्वी में। तो दरवाज़ा खुल गया जो है व्यापार का। प्रमुख बंदरगाह जो है कौन कौन थे? तो भड़ौच है, बेरिगाजा बोला जाता था इसको, भृगु कक्ष भी कहा जाता था। अधिकांश देशों का व्यापार जो है यहीं से होता था। ये जो है गुजरात में था। आयातित जो वस्तुएं थी, इटली, यूनान, अरब की मदिरा। निर्यातित जो थी मसाला, हीरा, नीलम, कक्षुआ के पीठ, हाथी दांत, रेशम की वस्तुएं, हाथी दांत और उसका जो है शिल्प उस पर किया हुआ। बारबेरिकम, ये जो है सिंधु का मुहाना था। आयातित वस्तु यहाँ से होता था छौम वस्त्र, पुखराज, मूंगा, लोहबान, कांच, मदिरा, सोना, चांदी। और यहाँ से निर्यात जो है भारत से होता था मसाला, फिरोजा, नीलम, मलमल और रेशम। अब आरिकमेडू चलते हैं। आरिकमेडू जो है तमिलनाडु का कोस्टल रीजन, ठीक है, कोरोमंडल तट पे बसा हुआ। जो एक मिनट, तुम कहाँ गए यार? तुम हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। आरिकमेडू जो है पांडिचेरी जो अभी हाल का है। पेरिपल्स में पेडोक नाम मिलता है। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी जो बुक है, पता नहीं है कि किसने लिखा है, तो उसका जो है उसमें इसका नाम जो है पेडोक मिलता है। तो आरिकमेडू का पुराना नाम क्या मिलता है पेरिपल्स में? पेडोक। 1945 ईस्वी में खुदाई में रोमन बस्ती मिला है, दीपक और सिक्का रोमन का, ये सब जो है प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है रोमन बस्ती था। अब यहाँ पर एक लास्ट पेज है, इसको देखते हैं हम लोग और ये ख़त्म हो जाएगा। तुम नीचे हो यार। कोरकई, ठीक है, ये पांड्य बंदरगाह था। तो पांड्य बंदरगाह होगा तो तमिलनाडु में ही होगा और नीचे होगा। पेरिपल्स में कॉल्ची नाम से जिक्र है इसका। किस नाम से जिक्र है? कॉल्ची नाम से। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था ये। कोरकई किसके लिए प्रसिद्ध था या कॉल्ची? मोतियों के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मुजिरिस ये चेर राज्य था। इसका नाम जो है क्रैंगोर भी कहा जाता है इसको। सोना चांदी सिक्के जो है आयातित किए जाते थे यहाँ से। यहाँ से जो निर्यात होता था हाथी दांत, मसाला, लोहा, लकड़ी, ये सब का वस्तु जो है। मालाबार्थम जो है इसका भी यहाँ से निर्यात होता था। ये चेर राज्य था मुजिरिस। सोमालिया चौल अन्य नाम था इसका। सोपारा महाराष्ट्र में था। नौरा आधुनिक जो है किन्नौर बोला जाता है। टिंडिस आधुनिक पोनानी बोला जाता है। नेलसेंडा आंध्र प्रदेश में, आंध्र। बंदर जो है चेर राज्य था, यानी कि बंदर केरल में अवस्थित था। कमारा कावेरी पत्तनम बोला जाता था। कोडाकसाला घंटासाला बोला जाता था। देखिए घंटासाला क्या था? घंटासाला कोई जगह है, कोडाकसाला जिसको बोला जाता है ये जो है पतन है। ताम्रलिप्ति जो कि बहुत ही दिनों तक रहा, ये पश्चिम बंगाल में था या बंगाल में बोल सकते हैं। देखिए मौर्योत्तर में इथियोपिया से हाथी दांत और सोना आता था। यह भारतीय मलमल का बाजार भी था।
इथियोपिया, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। चीन से भी उन्नत व्यापार था मौर्योत्तर काल का। चीनी वस्त्र को चीनपट कहा जाता था। क्या? चीनपट। 65 ईस्वी में प्रथम बौद्ध प्रचारक चीन पहुँचे। बौद्ध प्रचारक कब चीन पहुँचे पहली बार? ऐसा प्रमाण है 65 ईस्वी में। उन्होंने लोपांग की सुप्रसिद्ध हाइट हॉर्स मोनेस्ट्री को अपना आवास बनाया। ठीक है। पांड्य शासकों ने 25 ईसा पूर्व में भड़ौच से रोम को राजदूत भेजा। ये पांड्य शासक ही बार बार राजदूत भेजते थे, चोल चेर नहीं, पांड्य सिर्फ। तो ये जो है भड़ौच से रोम के लिए राजदूत भेजते हैं 25 ईसा पूर्व में। यह 21 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के दरबार में पहुंचा। भारत का वणिक समुदाय जो है मसाला उत्पादन के लिए जावा, सुमात्रा, मलाया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, कंबोडिया तथा बोर्नियो तक पहुंच गया। और वहाँ पर जो है जो हिंदू धर्म का जो फैलाव दिखाई देता है आज, वो इसी का प्रभाव है, व्यापार का। संपूर्ण व्यापार में सबसे अधिक फ़ायदा जो है सातवाहनों का हुआ। किसको हुआ सबसे ज़्यादा फ़ायदा? सातवाहनों को। तो ऑगस्टस के दरबार में किसने अपना राजदूत भेजा? तो पांडे ने। तो आई थिंक यहीं तक था ये चैप्टर। और ये जो है मौर्योत्तर काल का शॉर्ट नोट्स जो है ख़त्म हुआ। धन्यवाद।